आज हम पढ़ने लगे हैं। हमारी ग्रामर का लेक्चर है 11। और हमने इसमें पढ़ना है नंबर 1 कंजंक्शंस। ठीक है, कंजंक्शंस क्या होती हैं? क्लॉजेस को पढ़ना है, पैरलिज्म को पढ़ना है। ठीक है, सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ना है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और रन ऑन सेंटेंसेस के साथ सीएसएस की करेक्शंस भी देखेंगे कॉमन एरर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ाता हूँ मैं। अदरवाइज अगर एक एक पॉइंट पे हम पूरा लेक्चर करें तो शायद हमारे 2 महीने में जाके लेक्चर्स एंड होंगे। इनको बढ़ाया जा सकता है इस तरह से कि मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाऊँ और उस पर 10-15 एग्जांपल्स दूं। देन क्या हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है आपके लिए कि वो 2 महीने में जाके लेक्चर्स होंगे। हम ये जो 12-13 लेक्चर्स में एंड करने वाले हैं ये मुमकिन नहीं होगा। खैर, कंजंक्शन से पहले हमें देखना होता है क्लॉजेस। ठीक है, क्लॉज क्या होती है ध्यान से समझना। क्लॉज वो होती है, एक होती है, हमने फ्रेज पहले पढ़ी है। फ्रेज कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कोई एक खास मीनिंग है। कंप्लीट मीनिंग नहीं देता वो, कोई खास मीनिंग है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, वर्ब हो सकता है वर्ब फ्रेज बन जाएगी, नाउन हो सकता है नाउन फ्रेज बन जाएगी। ठीक है, नाउन होगा तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा तो नाउन नहीं होगा, इस तरह से प्रपोजिशनल फ्रेज, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजेस इस तरह बनती हैं। ठीक है, लेकिन क्लॉज ये होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी है, जिसमें अंदर वर्ब भी है। सब्जेक्ट भी होता है अमूमन और वर्ब भी होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ही वॉज क्राइंग अ बास्केट, ये एक सेंटेंस है। ही वॉज कैरिंग अ बास्केट, वो एक बास्केट को लेके जा रहा था। अब ये एक सेंटेंस है। अब ये एक सेंटेंस भी है, क्लॉज भी है। क्यों क्लॉज है? क्लॉज क्यों है जी? ये एक सेंटेंस एक क्लॉज पे मुश्तमिल है। सेंटेंस सेंटेंस होता है, क्लॉज क्लॉज होती है। बाज औकात एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज होती हैं और बाज औकात एक क्लॉज होती है। अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है तो उसमें एक क्लॉज होती है। कंपाउंड सेंटेंस है तो दो क्लॉजेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो दो क्लॉजेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है तो दो से भी ज्यादा हो सकती हैं। तो इस तरह क्लॉज का जो है ना वो आपको अभी समझ आएगा किस तरह। एक होती है जी इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो इंडिपेंडेंट होती है, इसका मतलब कि अगर उसको बाकी सेंटेंस के बाकी हिस्से से काट दें वो फिर भी अपना मीनिंग देती है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, उसको मास्टर क्लॉज भी कहते हैं, उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो डिपेंड करती है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। इस क्लॉज के हुए बगैर इसका मानी वाजे नहीं होता डिपेंडेंट का, इसलिए इसको स्लेव या सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु वॉज कैरिंग अ बास्केट, जो कि एक बेस्ट बास्केट लेके जा रहा था। यहाँ पर देखें कि आई मेट अ बॉय। अगर आप इसको इस हिस्से को, अब ये पूरा एक सेंटेंस है, याद रखना पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन अगर सेंटेंस के इस हिस्से को काट दें तो ये अपना मीनिंग कंप्लीट दे रहा है। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, सिंपल है तो इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आगे वाले हिस्से को देखें, यहाँ पे भी इसका सब्जेक्ट उठाना है, ये वाला सब्जेक्ट उठाया और आखिर तक क्लोज कर दिया। इसके अंदर भी वर्ब है कैरिंग। हु वॉज कैरिंग अ बास्केट, याद रखें ये क्वेश्चन नहीं है। अगर ये क्वेश्चन होता तो एक अलग बात थी, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। इसका मानी ये नहीं होगा कि कौन बास्केट लेके जा रहा था, इसका मानी ये जो के बास्केट लेके जा रहा था। अब जब जो के होगा तो इसका मानी अब वाजे नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज है। समझ आई क्या ऊपर से गई? अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज दोबारा से देखते हैं, जो अब विच कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ होल, खुद स्टैंड करती है, खुद मीनिंग देती है। अहमद वाज स्टडिंग मैगजीन, अहमद वाज स्टडिंग अ मैगजीन, ये लगा लें, आर्टिकल लगा लें यहाँ पे। अहमद वाज स्टडिंग अ मैगजीन, अहमद एक अखबार पढ़ रहा था। अहमद वाइफ वाज रीडिंग अ बुक, अहमद की जो वाइफ है वो एक बुक पढ़ रही थी। दोनों सरवाइव करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पे मुश्तमिल एक सेंटेंस है। एक एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस ऐसा जिसमें एक ही क्लॉज है। अगर हम इनको चाहें तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इनको जोड़ दें, अहमद वाज स्टडीइंग मैगजीन बट अहमद वाइफ वाज रीडिंग अ बुक। अब हमने इसको यहाँ पे बट से जोड़ दिया। ये बट एक कंजंक्शन है। आप इस कंजंक्शन को दरमियान से निकाल भी दें फिर भी ये सेंटेंसेस कंप्लीट हैं। अगर ये कंप्लीट हैं, अपने मीनिंग दे रहे हैं, इंडिपेंडेंटली दे रहे हैं,
तो हमको कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट दो क्लॉजेज हैं। इट मीन्स कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कंजंक्शन से जुड़ गई हैं। ठीक है, कंजंक्शन से जुड़ गई हैं, सिंपल है। अब डिपेंडेंट क्लॉज पे, आई सा बॉय हु वाज वेयरिंग जीन्स शर्ट, मैंने एक लड़का देखा जो कि जीन्स शर्ट पहने हुए था, पहन रहा नहीं था, पहने हुए था। ये आई सा अ बॉय इंडिपेंडेंट, हु वाज वेयरिंग जीन्स शर्ट, पहने हुआ था जीन्स शर्ट, ये डिपेंडेंट है। अगर आप इसको सेपरेट निकाल दो तो पता ही नहीं लगेगा क्या बात हो रही है। अब कंजंक्शन पे आते हैं। कंजंक्शन में दो क्लासेस होती हैं, एक सब क्लासेस इनकी, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो दो स्टेटमेंट्स को या दो क्लॉजेस को, इस वर्ड पे गौर करना, इक्वली ज्वाइन करता है, इक्वली जोड़ती है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेट करती है वो दो क्लॉजेस के दरमियान जो कि इक्वल हों। माई डॉग एंजॉयज बीइंग बाथड बट हेट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड, मेरे डॉग को नहाना पसंद है, बीइंग बाथ है, ठीक है, लेकिन उसको नफरत है कि उसके नाखून काटे जाएं। अंग्रेजों के, आपको सेंटेंस कहीं से उठाया होगा, अंग्रेजों के पास से उसने बनाया है कि उनको वही नाखून वगैरह नहलाते रहते हैं डॉग्स को। आप कैट लगा लें यहाँ पे। हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है यकीनन, इतना को बहुत दूसरी जो फर्स्ट क्लास फैमिलीज हैं उनमें होगा। माई डॉग इंजॉयज, अब ये इक्वल कैसे है, ध्यान से समझना। इंजॉयज प्रेजेंट डेफिनेट, हेट्स प्रेजेंट डेफिनेट, बस ये है, ये इक्वल हो गया। और इसका जो सब्जेक्ट है वो आ गया कॉमन। माई डॉग इंजॉयज बीइंग बाथ, माई डॉग हेट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड, ये दोनों, इसलिए दोनों तरफ बैलेंस बन गया है। अगर ये बैलेंस ना बने तो हम कहेंगे इनइक्वल है, इक्वल नहीं है। इन दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने वाला, जो जोड़ने वाली कंजंक्शन है वो है बट। बट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये 1 2 3 4 5 6 7 है जिनको हम कहते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज, एफ फॉर, ए फॉर एंड फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट और एस फॉर सो। ये 7 कंजंक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनके अलावा जितनी भी होती हैं वो सबऑर्डिनेटिंग होती हैं। आगे ये स्पेसिफाई होगा कि इनका अपना भी एक बहुत बड़ा रोल है कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब भी जोड़ते हो, आप फैन बॉयज के साथ ही जोड़ते हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ ही जोड़ते हो। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग के साथ नहीं जोड़ते। इसमें देखें, ये आल्सो, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी कोऑर्डिनेटिंग है, ये भी याद रखना, ये चंद देखे हैं। और इनके अलावा जो भी हैं वो सबऑर्डिनेटिंग है। इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारी कोऑर्डिनेटिंग है। अब इसमें करेक्शंस देखें जी। वैसे, ही बॉट अ पेन, मार्कर एंड बैग फ्रॉम मार्केट, वो मार्केट से खरीद के लाया, पेन है लेके आया, मार्कर लेके आया और बैग लेकर आया। ही बॉट, अब इसमें आपको क्या करना होगा, अब सबके साथ ए लगाओ। अब जरूरी तो नहीं है ना कि पेन, हो सकता है वो ए पेन एक लेके आया हो, मार्कर ज्यादा लेके आया हो, बैग ज्यादा लेकर आया हो, जरूरी तो नहीं, सबके साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। ही बॉट अ पेन, अ मार्कर, अ बैग, अ मार्केट। अच्छा, यहाँ पर देखें, पीछे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में पढ़ा, ये फॉर इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर। अहमद बिलीव्ड एवरीवन, कोमा फॉर, क्योंकि ही वॉज अ ट्रूली गुड पर्सन। ही वॉज, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। फॉर से पहले, एंड से पहले, सो से पहले, बट से पहले अगर आप कोमा लगाते हो तो इस कोमे को कहते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा। इस कोमे को कहते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा। ये एमसीक्यूज में आ जाता है कभी। ही वर्कड हार्ड, कोमा, येट ही फेल्ड इन एग्जाम्स। अगर आप कोमा नहीं लगाते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लगाते हो तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने इसके भी इन डेप्थ मीनिंग निकाला हुआ है कि कोमा कब लगाना है, कोमा नहीं भी लगाना, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। ठीक है, आप लगाना चाहें तो लगाएं। मेरे ख्याल से इसमें ब्रिटेन और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो हाँ, अगर हम ब्रिटेन के लिहाज से ना लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अब आता है पैरेललिज्म। ठीक है, पैरेललिज्म इंग्लिश में, फॉर गुड इंग्लिश राइटिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर बिफोर एंड आफ्टर द कंजंक्शन, कंजंक्शन से पहले और बाद में जो आपके सेंटेंस का बैलेंस है ना वो बराबर होना चाहिए।
कैसे? द ड्यूटीज, देखें पास पेपर की करेक्शन है। द ड्यूटीज ऑफ न्यूज सेक्रेटरी क्या है? आर टू आंसर द फोन कॉल्स, फोन कॉल्स का जवाब देना है। टू मेक द असाइनमेंट, असाइनमेंट बनाना है। एंड बुक कीपिंग। इस तरह के ब्लंडर्स आप अपनी राइटिंग के अंदर करते हो। और इसकी टर्म याद रखना, इसको पैरेललिज्म, पैरेललिज्म कहते हैं। क्या इसमें मिस्टेक नजर आ रही है? सिंपल सा है, इसमें देखेंगे आपने इन्फिनिटी में बनाया है टू आंसर, टू मेक असाइनमेंट, लेकिन आगे क्या कर दिया? बुक कीपिंग। तो आप किस तरह से करेक्ट करोगे इसको? कोमा जरूरी नहीं है, कोमा ऑप्शनल है। अगर आप लगाओगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो कोई बात नहीं। देखें इसकी सिंपल सी करेक्शन है। पैरेललिज्म को देखें तो द ड्यूटीज ऑफ न्यूज सेक्रेटरी, जब इसके साथ इन्फिनेटिव लगाए, टू आंसर फोन कॉल, टू मेक असाइनमेंट, तो आप क्या लगाओगे? टू कीप बुक्स। सिंपल है, टू कीप बुक्स। ये बैलेंस रखना होता है आपने तमाम कंजंक्शंस के साथ। एक और देखें, ही लाइक्स टू रीड एंड टू राइट। ही लाइक्स टू रीड एंड टू राइट, टू जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। पीछे आर्टिकल को कॉमन नहीं लिया आप, लेकिन टू जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। ही लाइक्स टू रीड एंड राइट, सिंपल है, कॉमन ले लें टू, मैथमेटिक्स का फार्मूला बन जाएगा। टू इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, हमें पता है दोनों के साथ टू आता है तो कॉमन ले लें। अगर प्रपोजिशन दोनों के साथ सेम है तो ले लें कॉमन, अगर नहीं है तो फिर अलग लगाओगे। द ड्यूटीज, अब यूं भी कर सकते हैं, द ड्यूटीज ऑफ न्यूज सेक्रेटरी आर टू आंसर एंड मेक द फोन कॉल्स। अगर आखिर वाला ये ना हो ना, टू आंसर एंड मेक द फोन कॉल्स। अच्छा ये उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप फिर भी ले सकते हैं। द ड्यूटीज ऑफ न्यूज सेक्रेटरी आर टू आंसर फोन कॉल्स, मेक असाइनमेंट्स एंड कीप बुक्स। यूं भी कर सकते हो, टू कॉमन ले लिया। जहां पर आपको समझना है आप रोक लेना। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, यहाँ पे वर्ड सेंटेंस गलत है, क्लॉज आना चाहिए। द डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंजंक्शन अदर देन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अलावा जितनी भी हैं वो सारी सबऑर्डिनेटिंग है। दे केम बैक, वो वापस आए, बिकॉज दे वर ऑफरेड, क्योंकि वो ऑफरेड थे। अब इसको आप यहां से उठाओगे, ठीक है, यहां से, इसको आप यहां से उठाओगे। आप ये ऐसा नहीं करना कि यहां से नहीं उठाना, यहां से उठाओगे तो वो बात, बिकॉज कहाँ जाएगा फिर? याद रखिए, अगर पीछे इसी तरह का मुखालता आपको पिछले सेंटेंसेस में हुई है ना सर, आपने एंड को भी तो छोड़ दिया था। आप देखें, एंड से सेंटेंस शुरू हो जाते हैं, अक्सर अक्सर अखबारों में देखते हैं, अलग अगरचे वो गलत है, वो गलत है, लेकिन एंड से सेंटेंस शुरू हो जाते हैं, फॉर से शुरू हो जाते हैं, सो से भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन वेन से शुरू ना करें, बिकॉज से शुरू ना करें, ये गलत होता है। नॉर्मली ये गलत होता है। दिक बिकॉज दे वर अफ्रेड कोमा दे केम बैक, ये अच्छी, अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा स्ट्रक्चर ये है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप दरमियान में यूज करें, शुरू में नहीं। दे केम बैक बिकॉज दे वर अफ्रेड, पता नहीं मेरी बात आपको पल्ले पड़ी है कि नहीं, ये बात दोबारा आगे आएगी। शी किल्ड अली व्हेन ही वाज इन लंदन, जब वो लंदन में था। बात क्या है? इनकम्प्लीट है। बात क्या है? ये डिपेंडेंट हो जाती है। बिकॉज दे वर अफ्रेड, क्योंकि वो खौफजदा थे, बात इनकम्प्लीट हो जाती है। पता नहीं लग रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके पीछे भी कोई बात ऐसी है जो मिस कर गए। यहाँ पे कभी कोमा यूज नहीं करना, कभी कोमा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ कभी कोमा यूज नहीं करना। अच्छा डिफरेंट है ये, ध्यान से समझना, जो स्टूडेंट्स भी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और मेरे पास स्पेशली जो इनरोल्ड हैं वो इंग्लिश ऐसे के लिए, आप सब ने इन सारे देखिए, इतनी ज्यादा जरूरी हैं ये। म्यूट करें अब्दुल मतीन। कंजंक्शंस जो हैं वो इतनी ज्यादा जरूरी हैं, इतनी ज्यादा जरूरी हैं आपके सेंटेंस में, कि आप इसके बगैर किसी दो सेंटेंस पूरे पैराग्राफ को आपस में कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो आप इसके देखें, कंपैरिजन के लिए कौन सी कंजंक्शन यूज होती हैं, टाइम के लिए कौन सी होती हैं, कंसेशन के लिए कौन सी होती हैं, कंडीशंस मैनर के लिए कौन सी होती हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव्स के लिए, प्लेस के लिए, और रिलेटिव प्रोनाउंस, बहुत सारी पढ़ी हुई हैं आपने। तो आप इनको पढ़ें और इनको कनेक्ट कर
करने की प्रैक्टिस करें। एज मच एज सुन एज, बहुत से एक्सप्रेशन आपको कल पढ़ाऊंगा, अभी परसों, कल परसों 2 दिन लेक्चर्स के बाद। एज्यूमिंग दैट, कभी पढ़ा है आपने? इन ऑर्डर टू, शायद यूज करते हो। विच एवर, बट बहुत सारी चीजें मैंने इसमें पढ़ा दी हैं। एज दो, कई एक मीनिंग बता दिए, कई एक है जो आपको स्पेशल एक्सप्रेशंस में करवाऊंगा। ही लव्स क्लासिकल म्यूजिक, वेयर एज, जबकि उलट बात होगी। हिज ब्रदर प्रेफर्स रॉक, याद रखें। अच्छा राइटर वो होता है, याद रखें, अच्छा राइटर वो होता है जिसके जिसका सेंटेंस मिड में बता दे कि आगे क्या होने वाला है। जो पैराग्राफ स्टार्ट करे, पैराग्राफ का पहला सेंटेंस बता दे इस पूरे पैराग्राफ में क्या बात होने लगी है। ठीक है। As much as I enjoy reading, I also love spending time outdoors. As soon as, जैसे ही, the meeting ends, जैसे ही मीटिंग एंड हुई, कोमा, जैसे ही मीटिंग एंड होती है, ends, present definite, I will send you the report। इस तरह ही सारे सेंटेंसेस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर देख लेना। नेक्स्ट करेक्शन देखें जी। बिकॉज ऑफ हिज इलनेस ही कुड नॉट अटेंड द वेडिंग। बिकॉज ऑफ इलनेस, अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी आप सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ सेंटेंस बनाएं तो आप कोशिश करें, कोशिश यही होनी चाहिए, बेटर स्ट्रक्चर यही है। मैं इसको 100% गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बेटर स्ट्रक्चर यही है कि आप क्या लिखोगे, ही कुड नॉट अटेंड द वेडिंग बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। अब ये ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। रूल याद रखें, डोंट स्टार्ट सेंटेंस विद सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑल्दो इट इज यूज्ड इन न्यूज़पेपर। तो ये एक रूल है कि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बेहतर है कि आप सेंटेंस स्टार्ट ना करें। while he was standing at the gate he saw his friends going to the market, ये गलत है। आप क्या कहेंगे, he saw his friends going to the market while he was standing at the gate। ये जो है ना, ये वाली इंडिपेंडेंट, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये असल उसका थीम बता देता है कि क्या होने वाला है, क्या चीज है। क्लॉजेस, अब क्लॉज जो है पीछे जिस तरह पढ़ी हमने कि दो तरह की क्लॉज हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अली इज अ गुड बॉय हु ट्रीट्स अदर वेल, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दोनों में ही सब्जेक्ट है, अली भी सब्जेक्ट है, हु भी। इसका जो सेकंड डिपेंडेंट क्लॉज है ना, याद रखना, इसका भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दोनों में होता है, दोनों का सब्जेक्ट है। अब इन्हीं, ये जो पीछे हमने पढ़े हैं, क्लॉजेस पढ़ी हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि जनाब इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और वगैरह, इसके साथ हम डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं। याद रखना, जब सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, सिर्फ एक, तो उसको कहेंगे हम सिंपल सेंटेंस। एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंकता है, भौंका, कुत्ता, कुत्ते ने भौंका। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक क्लॉज है, एक ही सेंटेंस है, बस बात खत्म। लेकिन जब आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, याद रखें। और वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज किससे जुड़ी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ेंगी। द डॉग बार्क्ड एंड द कैट हिस्ड, दोनों के साउंड पे है। ठीक है, डॉग बार्क्ड एंड द कैट हिस्ड। क्या कह रहे हो सेल, आ डॉग बार्क्ड, नहीं दा लगा सकते हो आप, जरूरी तो नहीं है ना कि ये, हो सकता है किसी किसी पैराग्राफ के दरमियान से हम बात उठा रहे हैं। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसको आप लिख सकते हो समझाने के लिए, जब हम लिख रहे होते हैं ना, कोई मसला नहीं। द डॉग बार्क्ड, अगर आप किसी कोई स्टोरी लिख रहे हो और स्टोरी के स्टार्ट में लिख देते हो द, कि कोई नया पैराग्राफ लिख रहे हो, उस पैराग्राफ के में पहले किसी पैराग्राफ में डॉग का जिक्र नहीं आया, फिर आप द लगा देते हो, फिर गलत होगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एक सेंटेंस लिख लियो तो कोई बात नहीं है। डॉग बार्क्ड एंड द कैट हिस्ड, ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। एक होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स जब होता है जब एक तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, दूसरी तरफ डिपेंडेंट हो, और वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो।
तो हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे जी? द डॉग स्टेड इनसाइड, डॉग स्टेड इनसाइड, डॉग अंदर रहा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। बिकॉज इट वॉज रेनिंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज, इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। और जुड़ा हुआ किससे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बात समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है? जी समझ आ रही है। समर, सुहेल, नूर, इफत, अक्सा। यस सर, आ रही है सर। चलो जी ठीक है। याद रखना ये सब जो आपको स्ट्रक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ, इसका एक मकसद है, आप अगर एमसीक्यूज बेस पेपर आता है तो हल सॉल्व करें, आपको हर चीज का पता होना चाहिए। दूसरा, इन स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करके आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं ऐसे में। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेज वंस अगेन पढ़ते हैं जी। एक है कंपाउंड सेंटेंस, मैंने पढ़ाया आपको कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड कब बनेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, दरमियान में क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी तरफ डिपेंडेंट क्लॉज, दरमियान में क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। रूल है, फॉर्मूला याद रख लें। अहमद डज नथिंग बट अहमद वाइफ इज अ लॉयर। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा है, आई सॉ बॉय हु वाज वेयरिंग जीन्स शर्ट। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये आपको रिपीट कर रहा हूँ, 2 से 3 मरतबा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाए। अब है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, उसके डिफरेंट फार्मूला है। 17 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। कंपाउंड सेंटेंस इज ओनली वन इन विच पास्ट फॉलोड बाय पास्ट। 17 सेंटेंस स्ट्रक्चर में कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा है जिसमें पास्ट के बाद पास्ट ही आता है, याद रखें। पास्ट के बाद पास्ट लगाना जरूरी है। फार्मूला याद रखें जी। फार्मूला नंबर 1, कंपाउंड सेंटेंसेस को अब हम पढ़ रहे हैं डिटेल से। क्या आप तैयार हो जहनी तौर पे? यस यस सर, जा रहे कंटिन्यू। हैं। क्या याद रखोगे यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको? अगर आपको फ्री में मिल रहा है ना और आप इसकी कदर कर लो, तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप यकीन करें कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको, मैंने इस पे लाखों रुपए खर्च किया। आई एम ट्रूली स्पीकिंग। ठीक है। एक टीचर हैं, पाकिस्तान के ही शायद सबसे बड़े ही होंगे। जब उनसे मैंने बात की कि मैंने इंग्लिश पढ़नी है, तो उन्होंने कहा कि 15,000 पर मंथ फी होगी, 15,000 पर मंथ। और कोर्स कितना महीने का होगा? 4 महीने का। हफ्ते में पढ़ाते कितने दिन है? 4 दिन। अब देख लें आप, 4 महीने का कोर्स था, वो 15,000 पर मंथ पे किया था। एक और टीचर है, उन्होंने ऐसे पढ़ाया, सीएसपी हैं वो। तो आज से तकरीबन 4 साल पहले भी बात है, मेरे ख्याल से 20-22 हज़ार रुपये उनकी फीस थी। वो सीएसपी नहीं थे। अच्छा, तो 22 हज़ार रुपये फीस थी आज से 5 साल पहले। मैंने पढ़ा, उन्होंने को 2 महीने का सेशन था, 2-3 महीने सिर्फ ग्रामर ही करवाई, और वो भी कभी आज बिजी हूँ, आज ऐसा है, आज वैसा है। ज- जब उनका सेशन एंड हुआ, सेशन था एसए के लिए, पढ़ाई उन्होंने 3 महीने ग्रामर, मतलब आप मई 3 महीने में कोई 16-17 लेक्चर्स लिए होंगे। आप यकीन करेंगे, जब उनका सेशन एंड हुआ, मैं एक एसए लिखने के काबिल भी नहीं था, एक एसए भी नहीं लिख सकता था मैं। और जब सेशन एंड हो गया तो उनसे पता किया जी, ऐसे अगर इवेल्युएट करवाना है 10,000 पर मंथ, सिर्फ ऐसे की इवेल्युएशन, और एक मंथ में जस्ट एक ऐसे इवेल्युएट होगा, एक मंथ में एक ऐसे इवेल्युएट होगा। तो खैर जी, फार्मूला पे आते हैं। फार्मूला नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कंजंक्शन लगाएंगे। आपको पता है कौन सी कंजंक्शन लगाएंगे? कोऑर्डिनेटिंग। और दूसरी तरफ भी सेम है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब
हमें चेंज नहीं कर सकते। द क्वीन वॉज अ काइंड लेडी, सब्जेक्ट क्या है? क्वीन। द किंग वॉज अ जनरस मैन। द किंग, अब इसमें सब्जेक्ट अलग अलग हैं और वर्ब हमारा सेम है, वॉज और वॉज, लेकिन जो कि सब्जेक्ट डिफरेंट है तो हमें वर्ब जो है ना वही लगाना पड़ेगा। इसको मिला देंगे, मिलाएंगे कंजंक्शन के साथ, एंड के साथ। द क्वीन वॉज अ काइंड लेडी एंड द किंग वॉज अ जनरस मैन। इसका मतलब हम दोनों क्लॉजेस को, दोनों सेंटेंसेस को एज सच उठाया है और दरमियान में एंड लगा दिया, और हमने कुछ नहीं किया। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूले में हमने क्या किया, देखो ध्यान से, ब्रैकेट किया है वर्ब और ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब हमारा जो सब्जेक्ट था वो था कॉमन, ये सेम सब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको उठा के हमने कॉमन ले लिया, दरमियान में कंजंक्शन लगाई है। द किंग वॉज, सॉरी, द किंग टुक हिज ब्रेकफास्ट, खाना खा लिया किंग ने। द किंग मेट हिज मिनिस्टर्स, और किंग अपने मिनिस्टर से मिला। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है तो आप उसको कॉमन ले लो। सिंपल से ये चीजें आपको आती हैं। द किंग टुक हिज ब्रेकफास्ट एंड, हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, टुक हिज ब्रेकफास्ट एंड मेट हिज मिनिस्टर्स, और अपने मिनिस्टर से मिला। किंग चूंकि सेम सब्जेक्ट था तो कॉमन ले लिया। अब द टाइटैनिक हिट द आइसबर्ग एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी। अब आप अंडरस्टूड कर रहे हो कि ये जो वर्ब है ना सैंक, इसका सब्जेक्ट क्या है? टाइटैनिक। सिंपल, वेरी सिंपल ये। अच्छा नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो तीसरा फार्मूला ना, उसमें हम सब्जेक्ट भी हमारा सेम है, वर्ब भी हमारा सेम है, जस्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। ऑब्जेक्ट रहेगा, बाकी सारे सेम रहेंगे, कंजंक्शन लगा देंगे। कैसे जी? द किंग मेट हिज मिनिस्टर्स, किंग अपने मिनिस्टर से मिला। किंग मेट हिज फ्रेंड्स, किंग अपने फ्रेंड से भी मिला। अब किंग भी सेम है, मेट भी सेम है, दोनों को कॉमन ले लो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दो। द किंग मेट हिज मिनिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, मिनिस्टर्स और फ्रेंड से मिला जस्ट। इसका मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी, हमने उसको एक कंपाउंड सेंटेंस में बना दिया। ये भी कंपाउंड है, बताने का मकसद है कि ये भी कंपाउंड है। नेक्स्ट आते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये ऐसा है जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट एक लाजमी हो, ठीक है, एक डिपेंडेंट होगी तभी तो कॉम्प्लेक्स होगा ना, लेकिन दो इंडिपेंडेंट है तो तीन क्लॉजेज बन गई। अब याद रखें, देखें, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स। दो इंडिपेंडेंट मिल जाए तो कंपाउंड। अब ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर गए, एंड वी इंजॉयड द वेदर, और हमने वेदर इंजॉय किया। डिपेंडेंट क्लॉज, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक और बनाए, बिकॉज ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने बड़ा मेहनत की है, ही गॉट अ प्रमोशन एंड हिज फैमिली सेलिब्रेटेड द अचीवमेंट, और उसकी फैमिली ने अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया। तो इस तरह से हम सेंटेंस ये बनाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। रन ऑन सेंटेंस, अक्सर, नूर है इधर, नूर, अगर आप वही नूर हो जिन्होंने मुझे एक पैराग्राफ लिख के भेजा था, तो आपके सेंटेंस में आपका जो पैराग्राफ था उसके अंदर रन ऑन सेंटेंसेस, मेरे ख्याल से मैंने पॉइंट भी पॉइंट आउट भी किया था, मैंने कहा आपके आपके रन ऑन सेंटेंसेस हैं, लिखे जाते हो लिखे जाते हो लिखे जाते हो, कुछ समझ नहीं है कि मैं लिखना क्या है, उसको पैरेलल कैसे करना है। ब्लेंडर है सी एस पी एम एस में। टू आर मोर देन टू कंजंक्शंस, इसमें एक सेंटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंजंक्शंस हो, यूज टू ज्वाइन टुगेदर मैनी आइडियाज। एक जगह जहां पे कंजंक्शन लगनी हो लगाई नहीं, कोमा लगना हो लगाया नहीं, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, रन ऑन सेंटेंस बन जाता है। ध्यान से देखें, आई एम इन कॉलेज, आई स्टडी केमिस्ट्री, मैं कॉलेज में हूँ, आई स्टडी केमिस्ट्री, को पता लग रहा है बात, नया सब्जेक्ट शुरू हो गया, कोई पता ही नहीं लग रहा क्या है। अब आप ये बनता है रन ऑन सेंटेंस। इसको ठीक करते हैं, कैसे ठीक होगा, आप यहाँ फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है, या कंजंक्शन लगा दो, आई एम इन कॉलेज एंड आई स्टडी केमिस्ट्री, मैं कॉलेज में हूँ और मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, कंजंक्शन लगा के ठीक कर दो, रन ऑन सेंटेंस टूट जाएगा। आई एम इन कॉलेज, फुल स्टॉप लगा दो, आई स्टडी केमिस्ट्री, पीरियड लगा दिया जी, फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, ये भी एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि फुल स्टॉप, ये डॉट है इसको क्या कहते हैं सेंटेंस के बाद, तो पीरियड कहते हैं। आई एम इन कॉलेज, आई स्टडी केमिस्ट्री। और क्या हाल हो सकता है,
सेमी कॉलन लगा दो। आई मीन कॉलेज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान सेमी कॉलन लगाया जा सकता है। अब भी ठीक हो गया। तो इस तरह से करेक्ट करते हैं हम। अब देखें, मजीद प्रैक्टिस करते हैं। द लाइट इनसाइड इज ब्रोकन। दरमियान में कुछ नहीं है। द वेंडिंग मशीन स्टिल वर्क्स इनसाइड। लाइट चली गई है, वेंडिंग मशीन फिर भी काम कर रही है। कैसे करोगे जी इसको? बट लगा दो, कोमा लगा के बट लगा दो, बट द वेंडिंग मशीन स्टिल वर्क्स। आगे देखते हैं। रेड लुक्स टू एग्रेसिव फॉर द लिविंग रूम वॉल्स। लेट्स ट्राई ब्लू। कोमा लगा दिया। अब कोमा तो लगा दिया, लेकिन कोमा लगाना गलत है। आपको लगाना चाहिए था सेमी कॉलन। ये हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन में, जब पंक्चुएशन को पढ़ेंगे फिर देखेंगे कोमा कहाँ लगता है, कॉलन कहाँ लगता है सब। जब आप गलत कोमा कंजंक्शन गलत भी यूज करते हो तब भी वो भी रन ऑन सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट देखें। द ज़ॉम्बी इन्वेजन फाइनली केम बट आई एम वेल प्रिपेयर्ड, सो लेट्स वर्क टुगेदर। सो लेट्स वर्क टुगेदर, यहां पर ये बट लगाया, चलो कोमा लगा दो। ये यहां पे सो क्यों ऐड किया है? आई एम वेल प्रिपेयर्ड, फुल स्टॉप, लेट्स वर्क टुगेदर। आपने गलत कंजंक्शन यूज किए, कंजंक्शन को गलत यूज किया, तो भी रन ऑन सेंटेंस बन जाएगा। अब आते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसका मतलब अगर आपने सडन इमोशन, आपके ऐसे से रिलेटेड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉवेल्स वगैरह में यूज होता है। इंटरजेक्शन एक ऐसा है जिसमें आपने कोई यकदम अपना कोई इमोशन जाहिर करना हो, बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करनी हो, बहुत दुख जब जाहिर करना हो, तो उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। और इंटर ये आपके एमपीटी में आ सकता है। इंटरजेक्शन के बाद ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। अगर आपने सरप्राइज, सरप्राइज पे क्या इंटरजेक्शन होता है? वाओ, तो आपको बर्थडे विश कर दिया आपको, या बर्थडे का केक ला दिया आपको किसी ने सरप्राइजिंगली, आप कहते हो वाओ दैट वाज अमेजिंग, क्या मजा था। हैप्पीनेस के लिए ये, अंग्रेज इस तरह की आवाजें निकालते हैं। पेन के लिए आउच, वही मैं मर गई। कुछ खवातीन ऐसी भी आवाज निकालती हैं। आउच दैट हर्ट, उससे तकलीफ हुई, दर्द में। ग्रीटिंग, हे, हे, वेलकम, ग्रीटिंग कर रहे हैं, हे, हाउ आर यू डूइंग, थिंकिंग। ये भी इंटरजेक्शन है। चैट में यूज करते हो ना अक्सर, ये इंटरजेक्शन है। कभी सोचा भी नहीं होगा इसका क्या मतलब है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सॉरी सर, जो इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स हैं वाव, ये आउच वगैरह, इनके बाद तो एक्सक्लेमेशन मार्क आती है। जो उसके आगे सेंटेंस है उसके बाद फुल स्टॉप आता है, या उसके भी एक्सक्लेमेशन मार्क आती है? अगर डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अगर सेंटेंस है नॉर्मल, जिस तरह आपने लिखा दैट वाज अमेजिंग, इसमें एक्सक्लेमेशन जाहिर हो रही है, दैट वाज अमेजिंग, वाओ दैट वाज अमेजिंग, फिर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हो। लेकिन अगर सिंपल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, फुल स्टॉप लगा दो। हाउ आर यू डूइंग, हे हाउ आर यू डूइंग, सिंपल बात करिए तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। आउच दैट हर्ट, अब इमोशन इस पे भी जाहिर कर रहे हो, तो एक्सक्लेमेशन लगाया जा सकता है। ठीक है। तो फिर आप इसमें एक्सक्लेमेशन लगा सकते हो, अदरवाइज आप फुल स्टॉप लगाओगे तब भी कोई इशू नहीं है। डिपेंड करता है आप एक्सप्रेस क्या करना चाह रहे हो। आप एक्सप्रेस क्या करना चाह रहे हो, खुशी या नॉर्मल बात। बस खुशी अगर यहीं तक है आपकी, वो आओ, अगर इस वाव तक की खुशी है फिर तो एक्सक्लेमेशन मार्क यहीं लिमिट कर दें। लेकिन अगर एक्स यहाँ पे खुशी है, दैट वाज अमेजिंग, फिर आप इसको एक्सक्लेमेशन लगा सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये हमारा आप में जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, यकीनन आप सीएसएस के, पीएमएस के होंगे, एसए के होंगे, तो आप रिकमेंड कर सकते हो हमारा जो कोर्स है 3 मंथ का, जनरल नॉलेज का, वन पेपर एग्जाम का। 3 मंथ का कोर्स है, इसकी हमने बड़ी मिनिमम फी रखी हुई है। इसमें हम 10 सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं, और अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इंतहाई एक एक सब्जेक्ट को बहुत डेप्थ से तैयार करवाना है, इन डेप्थ तैयारी करवानी है, यानी कि इन डिटेल। चाहे वो मेरा जो सेशन है वो
4 महीने से भी ज़्यादा हो जाए। 3 मंथ की फ़ी हम 3 मंथ की लेंगे, लेकिन शायद वो 4 मंथ तक भी सेशन जाए। लेकिन मेरा टारगेट है कि मेरे पास चाहे 5 स्टूडेंट हों, 10 हों, 15 हों, इस सेशन के एंड होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट की जॉब होनी चाहिए, ना कि उनको कहीं और फिर वो पूछें कि कोई बुक्स बता दें, वो पूछें कि को पास पेपर कितने करने चाहिए। नहीं, जब करवाएंगे तो पास पेपर भी हो गए, सारे पास पेपर भी करवाऊंगा, साथ ही डिटेल भी करवाऊंगा। उसके बाद ना तो आपको किसी बुक की ज़रूरत पड़ेगी और ना कोई पास पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह ना किसी वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कंप्रिहेंसिव तैयारी करवाएंगे जी। समर, हाँ जी बिल्कुल, ज़ीरो से स्टार्ट करवाते हैं। ज़ीरो से, ज़ीरो से यानी कि एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं समझता हूँ कि आप मेरे सामने मैट्रिक या एफएससी के स्टूडेंट्स हो। चलिए जी, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो।